खेती घाटे का सौदा है आप खेती के अंदर इतना रम जाओ, पौधे आपसे बातें करने लगें। कि जैविक क्यों जरूरी है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूरे कहीं ना कहीं दिक्कत है। अभी जो महत्वपूर्ण काम करने की जो जैविक में जरूरत है वो कहाँ पर है। आधे राजस्थान में आयरन की कमी है। ऐसा आपने पौधों में क्या तो देखा, क्या सुना और क्या अनुसंधान किया। जब मैंने ये काम चालू किया था, पूरी दुनिया, पूरे साथी लोग मुझे कहते थे पागल हो गया। जमीन आवाज कैसे देगी, जमीन के राजा कौन है। जमीन में है। ये दीमक को जो मारने की दवाई है तो मतलब लूटने का काम है। फिर अगर हमारी दवाई में इतना दम होता तो दीमक को मार देते आप कितने दिन तक धूपल में काम कर सकते हैं। मेरा उपभोक्ता आज तक मुझसे टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं मांगी। नहीं, आपको डिस्प्ले करके रखनी चाहिए और ये इससे आम उपभोक्ता ही जागरूक होगा। जो पेस्टिसाइड वाली सब्जी बेच रहा है वो भी उतना ही गुनाहगार है जितना भंवर सिंह पीलीभंगा बिना न्यूट्रेंट के कोई चीज दे रहा है, वो भी गुनाहगार है। नमस्कार, जय जवान जय किसान। हल्दर टाइम्स के पॉडकास्ट में सभी का हार्दिक स्वागत है। हम देखते हैं कि आज खेती का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। लौटकर हम पुरातन कृषि की तरफ जा रहे हैं। जो रासायनिक खेती के हमने नुकसान उठाए हैं, जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, हमें मजबूर कर दिया है कि हम जैविक खेती की तरफ लौटें और समय की यह मांग भी है। हम बात करें जैविक खेती की तो पूरे देश में इसकी बात बहुत की जा रही है, लेकिन काम बहुत कम हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी बिरले हैं जो पूरी तरह से अपना घर फूंक करके जैविक खेती के लिए समर्पित होकर के और काम कर रहे हैं। हमारे एक ऐसे ही बिरले किसान, मैं कहूँगा उनको, जो पीलीभंगा से चले और पीलीभंगा से चलने के बाद में जयपुर आ गए और कहते हैं ना कि किसान ये कहता है कि साहब खेती घाटे का सौदा है, ज़मीन होते हुए भी वो खेती नहीं कर पाता है। भंवर सिंह जी के पास में ज़मीन भी नहीं थी, लेकिन इनके जो इरादे थे वो बहुत ही दृढ़ थे, बहुत बुलंद थे। भंवर जी ने जयपुर में आने के बाद में लीज पर खेती लेकर के और जैविक खेती का सफ़र शुरू किया। और जैविक खेती का सफ़र आज राजस्थान से होकर के अमेरिका तक पहुंच गया है। अमेरिका के भी कृषि वैज्ञानिक आज भंवर जी के खेतों पर इनके जैविक अनुसंधान, जैविक खेती को देखने के लिए आ रहे हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम सभी भंवर जी का इस हल्दर टाइम्स के विशेष पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बड़े भाई साहब शरद जी को दूंगा कि इतने सालों से कृषि के पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे, किसानों को जागरूक कर रहे थे, और आज इन्होंने ये ब्रॉडकास्ट का जो काम चालू किया है। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के अंदर आपने एक नई पहल, मैं तो कहूँगा थोड़ी देरी से करी है, लेकिन आपने जो शुरुआत करी है और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत के अंदर आपका गुरु महाराज की कृपा आपके हल्दर टाइम्स परिवार के ऊपर बनी रहे। नेक कार्य के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी। जैविक का हम सफ़र शुरू करें उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहते हैं कि जैविक क्यों ज़रूरी है। एक आम भाषा हो गई है कि जैविक ही खाना चाहिए, जैविक ही लेना चाहिए, और जैविक ज़रूरी क्यों है। अभी 10 दिन पहले जो लोग हमारे खेतों में विजिट कर रहे थे, अमेरिका से आए थे, हम तो अभी जैविक खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ रहे हैं। उन लोगों की सोच है कि हमारी जो पीने का पानी है वो जो अमोनिया नाइट्रेट वो लगभग वहाँ पर डालते हैं। हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, यूरिया का यूज़ करते हैं, वो अमोनिया नाइट्रेट का करते हैं। और जो साइंटिस्ट ने बताया था कि अमोनिया नाइट्रेट से जो अमोनिया राइट बन करके जो होता है वो पानी के अंदर ज़मीन में लीच करके जा रहा है। उसके जो दुष्परिणाम, आप इसका पर्सन हल्दर टाइम्स के जो पत्रकार थे पीयूष जी, उन्होंने पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने बताया था उसके जो दुष्परिणाम है
वो इतने भया है कि जो अमेरिका की सरकार ये कह रही है जो मर्जी फंड लगे लेकिन इस सिस्टम को रोको। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि हम तो लौट के वापस वहीं से जा रहे हैं जहाँ हम शुरू हुए थे, जहाँ पहले ये रासायनिक खाद नहीं थे और जैविक तरीके से खेती होती थी। कारण है कि जो रासायनिक जो उर्वरक है या जो पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, इनके सबके जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं कैंसर के रूप में या दूसरी भयावह बीमारियों के रूप में, तो समय की मांग हो गई है जैविक खेती। आप इस जैविक खेती के माध्यम से हम देखें कि कुछ खाद्यान्न फसलें हैं, कुछ सब्जी फसलें हैं, कुछ बागवानी फसलें हैं जिसमें हमारे फल वगैरह आते हैं। तो अभी जो महत्वपूर्ण काम करने की जो जैविक में ज़रूरत है वो कहाँ पर है? देखिए, मैंने जैविक फार्मिंग को 3 भागों में बांटा है, जो आपने बता दिया इसको। बागवानी में बगीचे अलग से हैं, बगीचे के अलावा आपकी जो सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं वो अलग है, और आपके खाद्यान्न दालें हैं, गेहूं है, आपके मिलेट हैं, वो अलग है। 3 भागों में इसको विभाजित किया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हमने गेहूं ले लिया, अच्छा गेहूं ले लिया, या अच्छा मिलेट ले लिया, बाजरा ले लिया, जैविक है। आपको ये बताऊं कि हर घर के अंदर जो आपका फ्रूट की जो है, सब्जियों का है, जितना हम अनाज खाते हैं उससे ज़्यादा आपका ये पार्ट भी बराबर में काम में आ रहा है। पूरे राजस्थान की यात्रा के दौरान मैंने ज़मीन के जो सैंपल लिए थे, जो मिट्टी के सैंपल लिए थे, जो मिट्टी का डाटा लिया था, उस डाटा के अंदर आधे राजस्थान में आयरन की कमी है, आधे कुछ पार्ट में जिंक की, जैसे आपका ये चित्तौड़गढ़ का जो ये बेल्ट है, उदयपुर का बेल्ट है, वहाँ पर जिंक की कमी है। आधे कई जगह बोरोन की कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, मैग्नीज की कमी है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूरे कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये दिक्कत हमारी मिट्टी में पहले नहीं थी। असंतुलित तरीके से हम लोगों ने उर्वरकों का प्रयोग किया है। किसान को बताया गया कि तेरे को खेत में ये डालना है। अब देखो, जो आदमी दिन भर मेहनत करता है उसको ये बता दिया जाए कि तेरे को खेत में ये डालना है, तो उसके लिए तो भगवान का आदेश आ गया, उसने उस चीज़ को डाल दिया। उसके बाद में निरंतर ये बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, आज हमारी ज़मीनों की ये स्थिति है कि ज़मीनों के अंदर अघुलनशील मात्रा के अंदर जो हेवी मेटल जिसे बोल सकते हैं हम, कहीं आपका फास्फोरस बहुत बड़ी मात्रा में पड़ा है, पोटास कहीं जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा है। तो जब कोई चीज़ का आप, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी में हम कितनी चीज़ डालते हैं, नमक भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, एक उनकी मात्रा होती है। अगर कोई भी किसी चीज़ की मात्रा जब बड़ी हो जाए, बढ़ा दोगे आप, तो खाने वाले को क्या लगेगा कि यार आज तूने नमक चेंज कर दिया, ये स्वाद नहीं बनी है। इसी तरीके से मिट्टी का स्वाद किसी ने नहीं पहचाना, सिर्फ उसके अंदर मात्रा डालने का काम किया, मिट्टी का स्वाद नहीं पहचाना। उसकी वजह से आज हमारे जो खाने की थाली के अंदर, आप अंदाज़ा लगाइए भाई साहब, हमारे पूर्वजों के पास बाजरे का आटा होता था, दालें होती थी, आलू की सब्जी तो होली दिवाली त्यौहार के दिन बनती थी, छाछ राबड़ी से पूरा जीवन करते थे, 100-100 साल की उम्र चल जाते थे। और आज हमारी थाली के अंदर दुनिया के कोने कोने के फ्रूट हैं, कोने कोने के अपने पास में सब्जियां हैं, पूरे अनाज हैं, आप ड्राई फ्रूट खा रहे हो। और मुझे एक आदमी का टेस्टिंग करवा करके वो आदमी मेरे से संपर्क कर सकते हैं कि वो अपनी टेस्टिंग कराए, बॉडी के अंदर किसी के अंदर जिंक नहीं है, आयरन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। ऐसा क्यों? जिस दिन इन बातों पर मंथन करने लग जाएंगे, उस दिन उस जैविक खेती की कल्पना का साकार हो जाएगी, जो जैविक खेती की कल्पना लेकर के मैं चल रहा हूँ। आप किस तरह की कल्पना लेके चल रहे हैं? मैं ये चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर मनुष्य को, हमारे देखो हमारे ऋषियों ने बड़ी इसको, एक हिंदुस्तान में 4 जो ऋतु आई है, हमारे अलग अलग टाइम की हमारे वेजिटेबल जो हमें मिली है, अलग अलग टाइम की वेजिटेबल, पालक कौन से सीजन में खाना चाहिए, उस समय हमारी बॉडी को उन्हीं पोषक तत्वों की जरूरत होती है। आप सर्दियों में गोभी खाते हैं, गोभी टेस्ट के लिए नहीं बनी है। गोभी खाने का मतलब है आप गोभी खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बोरोन की भरपूर मात्रा में बोरोन जा रही है,
भरपूर मात्रा में आपके पास में कैल्शियम जा रहा है, उसके लिए गोभी को खाया जा रहा है। गोभी में क्या बोरोन ज़्यादा होता है? बोरोन की मात्रा अच्छी खासी संख्या में गोभी के अंदर मिलती है, तो उससे जो अपने शरीर को जितनी बोरोन चाहिए वो उससे मिलती है। अब आप मुझे बताइए कि जब आपकी सब्जियों में, देखो मैं स्टार्टिंग में चला था जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट लेके चला था स्टार्टिंग मेरा। देखो मैं कहाँ चेंज हुआ हूँ, अपने आप को बता रहा हूँ कि मेरे पास मेरी ज़मीन में आयरन नहीं है। जिस लैंड पर मैं काम कर रहा था आयरन की कमी है, क्योंकि आप खेती के अंदर इतना रम जाओ, पौधे आपसे बातें करने लगे। पौधे बात करते हैं? जी हाँ, पौधे बात का मतलब अपनी भावनाएं रंग के द्वारा वो आपके पास में पहुंचाएंगे। अच्छा, पौधों में पत्तियों का रंग बदलना, ये बातें करना है। अब आज एक बात बताइए, क्या पक्षी बातें करते हैं? चहचहाते तो देखे हमने, अब उनकी भाषा वो समझते होंगे। भाषा समझते हैं, उन्हें पता है कि वो पक्षी बातें कर रहे हैं और मेरे से क्या बोल रहे हैं। गाय आपको आवाज़ देती है, आप दिल से लगा करके देखना। किसी गाय को आप पालते हैं तो गाय के ऊपर हाथ चलाते हैं, डेली जाते हो, गाय देखते ही आपको आवाज़ देगी, तो बातें करने नहीं है तो क्या है? हाँ, वो मतलब बुला रही है आपको। तो बुला रही है। इसी तरीके से पेड़ पौधे भी अपनी भावनाएं, अपना सब कुछ प्रदर्शन करते हैं। उनकी, आपकी, किसान की आंखें होनी चाहिए उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए। अच्छा, पौधे को पहचानने के लिए किसान के पास आंखें हों? आंखें तो सबके पास है, दूरदृष्टि भी है। आंखें मतलब समझना। आप असली जैविक खेती का किसान वो है जो पौधों की भावनाएं, पौधों का रंग, पौधों की बातें सब समझता है। ये मेरी बातें बहुत अटपटी लग रही है, और जिन लोगों को अटपटी लग रही है उनके इधर से जाएगी, इधर से जाएगी। और जो इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से 2 आदमी भी समझेंगे तो मैं समझूंगा कि ये सफल है। जब मैंने ये काम चालू किया था, पूरी दुनिया, पूरे साथी लोग मुझे कहते थे पागल हो गया। नहीं, वो तो हमने भी देखा है। मैं आपकी यात्रा, जैविक यात्रा को करीब पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, और आपने छतों पे भी बहुत जैविक सब्जियां लगाई, और उसमें आपने खूब घाटा भी, मैंने पहले कहा था घर फूंक के तमाशा देखना, वो आपने किया है। लेकिन एक जुनून था आपका जैविक का, और वही आपको अमेरिका तक ले गया। देखिए, तो अभी जो आपका जुनून था, जो शुरू किया था, अब आप कह रहे हैं कि पौधे भी बात करते हैं, पक्षी बात करते हैं, पहचानने वाला चाहिए, सुनने वाला चाहिए। तो ऐसा आपने पौधों में क्या तो देखा, क्या सुना, और क्या अनुसंधान किया? अनुसंधान ये है, देखो पौधों के अंदर किसान क्या करता है कि किसान जाकर के खेत के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, दुकान में जाता है। ज़्यादातर किसान ये कहते हैं कि कल मेरे खेत में बीमारी आएगी, मुझे आज ही छिड़काव कर देना चाहिए। अरे यार, इतने भविष्यवक्ता कैसे हो गए? कल बीमारी किसान कहता है या मतलब कृषि विशेषज्ञ कहता है? आजकल किसान भी बोलने लग गए। अच्छा, किसान भी बोल रहे हैं। किसान डरता हुआ ये बोलता है कि यार भाई साहब, मेरे खेत के अंदर कल बीमारी आएगी, आज अपने छिड़काव कर देते हैं। या किसी की देखा देखी करता है, कोई एक पड़ोसी छिड़काव कर रहा है, उसको देख करके दूसरे दिन टंकियों में, ट्रैक्टरों में दवाइयाँ डालना स्टार्ट कर देते हैं, फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ में भी, हमारे पीलीबंगा ज़मीन में भी हम दान करते हैं, तो मेरे जब किसान को मैं बोलता हूँ कि भाई तू ये इस तरीके से क्यों कर रहा है, तो वो कह रहा है भाई साहब उन्होंने कर दिया और अपने भी बीमारी आएगी। मैं आने दे, बीमारी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, गेहूं की फसल तैयार है, 10 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग होने वाली है, और एक किसान को इल्ली मिल जाती है खेत में, 10 दिन बाद में हार्वेस्ट होनी है, उसने ला करके इल्ली को मारने के लिए दवाई का छिड़काव कर देता है, केमिकल दवा का। केमिकल दवा का। ये मैं मेरे हनुमानगढ़ गंगानगर की, हो सकता है पूरे गंगानगर में ना हो, माफ़ करना, मैं मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ। मैंने उनको बोला 10 दिन में एक, तेरे को कितनी खेत में इल्ली मिली है? कि 5 मिली है, 10 मिली है, कितनी खा जाएगी? खाने दे इसको, नहीं छिड़काव करना, तेरा कम नहीं होगा। इसी तरीके से जैविक खेती के अंदर मेरा जो सपना है, जो प्रोडक्ट खाएगा उस प्रोडक्ट के माध्यम से उसकी बॉडी के अंदर वो चीज़ मिलनी चाहिए। मैं बात काट रहा हूं कि जब मैंने स्टार्टिंग शुरुआत की थी, तब मैंने ये सपना था कि मैं कुछ नहीं डालूंगा, गाय का गोबर गोमूत्र डाल करके खेती करूंगा। अब मेरे खेत में आयरन नहीं थी। अब मेरे यहाँ कैंसर के मरीज आते थे पालक लेने के लिए, और उनकी मैं दशा देखो, भगवान ना करे किसी के ये हो जाए, भाई साहब घर बिक जाता है, 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है इससे। और उनको कोई भी आदमी उस पीरियड में उसके परिवार को ये बताता है कि फलानी जगह वो साना भोपा है, फलानी जगह वो दवाई देता है, जड़ी बूटी देता है, उनकी
जितनी क्षमता होती है उस क्षमता से भी 100 गुना ज़्यादा वो दौड़ लगा करके वो चीज़ को ला करके मरीज को खिलाते हैं। लोगों ने बताया भंवर सिंह पीलीभंगा बहुत बढ़िया सब्जियां पैदा करता है, कैंसर के मरीजों को फायदा होगा। हमारे पास आए, हमारे पास आकर के बोले भाई साहब हमारे घर में कैंसर के मरीज है, इस तरीके से बात है, तो पालक दो आप। पालक मैंने उनको काट के दिया, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई किसी प्रकार का नहीं था, लेकिन पालक की पत्तियां पीली थी, वाइट कलर में हो रही थी। मुझे पता था इनमें ये दिक्कत आ रही है, और मैंने जितने प्रयास मेरे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के जीवामृत, फलानामृत, जो कुछ सब कुछ डाल रहा था, वो पूर्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि गाय मेरे खेत का ही चारा खा रही थी। अब गाय चारा खा रही है, उस चारे में भी आयरन की कमी है। गाय ने थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत आयरन उसमें आया तो गाय ने अपने अंदर रख लिया। अब उस गोबर के अंदर, जब गाय के पेट से गोबर निकल के आ रहा है, उस गोबर को जो चारे के अंदर न्यूट्रिएंट है उसमें से 10-20% गाय ने ले लिए, 80% उसको फर्टाइल करके गाय ने बाहर निकाल दिया वेस्ट के रूप में। उसको हम जीवामृत बना रहे हैं। ये बात तो ठीक थी कि जीवामृत, गाय के पेट से आए हुए गोबर से बैक्टीरिया हमें मिल रहे हैं, वो बैक्टीरिया हमारी खेती में काम कर रहे हैं, लेकिन वो आयरन का जो चैप्टर था वो पूरा नहीं हो रहा था। तब मेरी समझ में आया कि जब तक हमारी ज़मीन तैयार नहीं होती है, और जहर मुक्त संतुलित खेती का जो मॉडल था, मैंने कहा यार हम धोखा कर रहे हैं। इसका मतलब तो जो पेस्टिसाइड वाली सब्जी बेच रहा है वो भी उतना ही गुनाहगार है जितना भंवर सिंह पीलीभंगा बिना न्यूट्रिएंट के कोई चीज़ दे रहा है वो भी गुनाहगार है। तो हमने फिर आयरन का सोर्स ढूंढे। अब आयरन का सोर्स ऐसे तो है नहीं कि आज डाल दिया और कल पूरा हो जाएगा, मिट्टी के अंदर स्थापित होने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो फिर हमने शुरुआती दौर पर फोलियर स्प्रे से आयरन को, पत्तियों को देना स्टार्ट किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी फिर लैब टेस्टिंग करवाई, उसमें आयरन की अच्छी खासी मात्रा आ गई। इसी तरीके से जैविक खेती करने वाले किसान जब गोभी की फसल लेते हैं, मैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ, और बड़ी, क्योंकि गोभी में बहुत बार फेल हुआ हूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया इसके अंदर, अगर वो कुछ भी नहीं डालेगा तो उसकी गोभी का फूल लाल पीला कलर का होकर के फट जाएगा और बोरोन की कमी रहेगी उसके अंदर। और वो ये कह करके बाजार के अंदर देगा कि मेरा गोभी का फूल देखो मैंने ऑर्गेनिक किया है, मेरा लाल है। लाल जरूर है तेरा फूल, तेरे फूल के अंदर बोरोन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, क्योंकि वो फटा हुआ होगा। तो फिर बोरोन और कैल्शियम की कमी से छोटी उम्र में ही वो मैच्योर हो जाएगा, फटने लग जाएगा, लाल कलर हो जाएगा, पीला कलर हो जाएगा, ये कमियां आएगी उसकी। अच्छा, कोई बाजार में गोभी खरीदने जाए तो इसका ध्यान रखे कि जैविक गोभी कौन सी है। जैविक का तो देखो अपनी अपनी दुकानें, अपना अपना फूल फटा हुआ है तो जैविक है। नहीं, जैविक तो है, लेकिन जैविक के साथ में आपको, अगर किसान ने जैविक के साथ में बोरोन का प्रयोग समुचित मात्रा के अंदर कर लिया, बोरोन के हमारे पास नेचुरल सोर्स है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। बोरोन के हमारे पास बैक्टीरिया भी हैं, अभी आपको मैं सारे बैक्टीरिया हमारे पास है। और अभी एक ऑल इन वन बैक्टीरिया जो लैब टेस्टिंग के लिए अमेरिका गया है, हमारा ऑल इन वन गया है, और जो सभी फसलों पे काम करेगा, सभी टोटल पर काम करेगा। और काम नहीं करेगा, चमत्कार करेगा। हम कहते नहीं है, करते हैं। वो क्या बीमारी रोकेगा या पौधों को पोषण देगा? मैंने कहा ना 3 चीज़ तैयार करी है। एक चीज़ का तो हमारा सैंपल अभी लेके गए हैं जो ऑल इन वन के नाम से है, उसमें सारे पौधे कौन पोषक तत्व चाहिए, कौन सी स्टेज में चाहिए, ये पूरी एक मेथड है भाई साहब। मुझे एक बात बताइए आप, हम काम कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, हमने मनुष्य के शरीर को और इस पेड़ पौधे को दोनों को एक माना है, दोनों को एक माना है। कैसे माना है? आपका बच्चा जब पैदा होता है उसको 1 साल तक दूध क्यों पिलाते हो? बच्चा 1 साल का हो गया, 1 साल को आप दूध पर रखते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बच्चे की बॉडी को अभी सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत है, ज़्यादा कोई पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं है, और उसको अभी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो दूध में पोषक तत्व है उन्हीं की ज़रूरत है, उन्हीं से वो हेल्दी हो रहा है। 1 साल बाद में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने एक संस्कार बनाया कि इस संस्कार के दिन हम लोग उसको, बच्चे को खाना खिलाएंगे। क्या पेड़ों को इस विधि से पालन किया है किसी ने? अरे पेड़ को तो पैदा करने से पहले ही आपने उसको इतना हेवी मेटल दे दिया, डीएपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, जो आग है। बीज के अंदर इतनी ताकत होती है,
बीज को किसी की सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बीज के अंदर इतने पोषक तत्व होता है, जब तक वो 2 पत्तियों का रहेगा, तीसरी पत्ती आएगी तब तक बीज का समान प्रकृति ने दे करके भेजा है उसको। आप 2 पत्तियों से तीसरी पत्ती तक जब बीज का पत्तियां आती है तब तक आप उसको उसके हवाले छोड़ दीजिए। आप नहीं, जैसे अब ये जो आपने बीज की चर्चा की, तो जैविक खेती में या कोई भी खेती हो, सब में बीज की तो ज़रूरत होती है। जी हाँ। तो जैविक खेती के लिए क्या जैविक बीज भी चाहिए? देखो, अगर आपके पास जैविक बीज है तो बेस्ट है, अगर आपके पास जैविक बीज मिलता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आज एक समस्या ये भी आ रही है, उपभोक्ता जो है वो जागरूक नहीं है। जैविक खेती करने वाला किसान तो जागरूक है, देसी बीज से, जैसे आपने देसी लौकी पैदा कर ली, लेकिन जैसे ही जैविक सब्जियां लेने वाले हैं देसी लौकी को पसंद नहीं करते। क्योंकि हमारे यहाँ पहले दिन से बच्चे को ये बताया कच्ची सब्जी लेके आना है, नाखून जिसमें दबे उसको लेके आना है, छोटी भिंडी लेके आना है, छोटी तोरई लेके आना है, छोटा टिंडा लेके आना है, छोटे से छोटा मटर लेके आना है। छोटी चीज पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सब्जी खरीदने जाए तो कैसी लाएं, ये बताओ आप। सब्जी हो, मुझे एक बात का जवाब दें, बच्चे की शादी 12 साल की उम्र में क्यों नहीं करते हो आप? हाँ, महत्वपूर्ण बात है ये। हम ये कहते हैं कि बच्चे की शादी जो उम्र है 18 साल 20 साल है, जब वो मैच्योर हो जाए, उसमें पूरे हार्मोन विकसित हो जाए, पूरे बॉडी उसकी तैयार हो जाए, उसी समय तो करते हो। तो फिर तो किसान का कसूर है कि उसको तुड़ाई उस समय करनी चाहिए कि जब वो परिपक्व हो जाए। किसान का कसूर नहीं है, फिर गलत, यहाँ फिर किसान दोषी है, किसान दोषी नहीं है। बाजार ये कहता है कि हमें कच्ची दो। अरे भाई, आपको यही पता नहीं है कि जो तुम खा रहे हो घास खा रहे हो। क्या कच्चा फल पूरे पोषक तत्व ले लिए उसने? किसान तुड़ाई करके बाजार में लाएगा ही नहीं तो बिकेगा ही कैसे? नहीं, देखो, किसान तो बेचारा अगर उसका पक्के वो पूरा मेचोर लाता है तो उसका रेट ही 2 रुपये किलो लगाते हैं कि यार तेरी तो क्वालिटी नहीं है, तो पक्की भी लौकी लेके आया। पक्की का मतलब जब तक उसमें, आज लौकी आप ले रहे हो, उस लौकी के अंदर बीज का आकार बढ़ना लग जाए, बीज नहीं बने, बीज का आकार बढ़ने लग जाए, तब तक वो आपके खाने लायक की चीज़ नहीं है, सिर्फ पेट भरने का साधन है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व नहीं है। और आप एक चीज़ और करना, एक तरबूज आपकी बेल के अंदर, तरबूज अगर आपने वो पूरा मैच्योर हो गया, उसने दूसरे 5 तरबूजों का विकास रोक दिया, पूरा न्यूट्रेंट अकेला खींच लेगा। तो आप ये समझो, जब पूरे 5 तरबूजों को वो नहीं पकड़ने देता, पूरा भोजन अकेला खा लिया, वो मैच्योर होकर के जब किसी के घर में जाएगा, किसी की थाली में जाएगा, उसमें पोषक तत्व होंगे। और आपने कच्ची लौकी ले ली, टिंडा, अभी देखो, फूल से फल बनते समय टिंडे का आकार ये होता है। तीसरे दिन किसान जो तोड़ के लाएगा उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। अरे यार, तीसरे दिन तो उसमें कुछ आया ही नहीं, न्यूट्रिएंट तो आया ही नहीं, और आपने उसको सबसे छोटे छोटे को लेकर के बाजार में, और बाजार उसी की कीमत देता है। तो रोके कैसे इसको? रोके तो जागरूक होंगे आप लोग, इसको बारे में प्रचार करो। हमारा काम तो हमने आपको बता दिया। अब जिसके बात समझ में आ रही, आप एक काम करो, दोनों की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट करवा लो, छोटे की करवा लो, बड़े की करवा लो, और आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू का पता लगा लो। जिसको न्यूट्रिएंट वैल्यू समझ में आएगी वो आज। इसमें दोनों का ही है कि किसान भी थोड़ा सा सावधानी रखे और जो आम उपभोक्ता है वो भी जागरूक बने। देखो, इसमें किसान का कसूर नहीं, किसान से डिमांड की जाती है, किसान को रेट नहीं मिलता है, क्योंकि मैं बहुत मेरी गाय को खिलाता हूँ काट काट। किसान पैसे के लिए लाता है उसको। देखो, किसान का इनकम का सोर्स यही है, किसान को पैसे नहीं मिलेगा, पक्की बढ़िया मैच्योर फल लेके आएगा, बाजार में पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्यों तो अपनी बेल का नाश करेगा, छोटे छोटे तोड़ के देता रहेगा, वो लेते रहो आप। मैं गया था, दुबई गया था, वहाँ पर दुबई की मंडी में, सब्जी मंडी में गया था, वहाँ पर देखा, छोटी लौकी अगर आपने बेच दी है तो समुद्र में डलवा देंगे वो। अच्छा, वहाँ ये सरकार ने कोई स्टैंडर्ड बनाए हुए होंगे? स्टैंडर्ड बने हुए हैं, लोग इतने जागरूक है, लेंगे नहीं। और अगर सरकार का वो आ गया, इतनी लौकी आ गई, तो वो रिजेक्ट है आपकी। तो यहाँ भी वो स्टैंडर्ड सरकार को बनाने चाहिए, कृषि विभाग को या राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को, कि फल का जो है कितने समय के बाद तुड़ाई करनी है। तुड़ाई, देखो, इसका स्टैंडर्ड ये बनना चाहिए कि फल हम खा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो हमारे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारी बॉडी के लिए ले रहे हैं हम लोग चलाने के लिए। आधे से 90% लोग तो ये सोचते हैं कि यार भूख को शांत करने के लिए खा रहे हैं। अभी तक 5% लोगों को ये पता लगा है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारी बॉडी को चलाने के लिए, लंबी उम्र के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, ये चीज़ें हमारे को, इनकी ज़रूरत है। जिस दिन जागरूकता आ जाएगी उस दिन हो जाएगा।
और लेकिन अभी हमारे यहाँ तो देखो भगवान बड़ा मेहरबान है, 150-200 करोड़ की जनता है, तो न्यूट्रिएंट की तो बात कहाँ करें, पहले तो पेट भरने की बात करें अपने। ये जो आप कच्ची लौकी की बात कही, मैं आपको बताऊं, कृषि विभाग में एक अधिकारी थे जी और वो लौकी का जूस पीते थे। जी और वो जैसे आपने कहा कच्ची लौकी लाते थे, उसका जूस पीते थे। जी कच्ची लौकी में क्या परिपक्वता नहीं आती तो कड़वी रहती है, जी और वो उसमें कुछ जहरीला तत्व होता है, जी और वो जहरीले तत्व की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने पिया उसको, डेथ हो गई थी। वैसे ही कच्ची लौकी घर में लाके जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें वो स्वाद नहीं आता, कड़वाहट देती है। ये आपने कभी देखा था, नोट किया था ऐसा? सर मैं तो देखो कड़वाहट, हम लोग तो पूरा का पूरा हमारी खेती करने का जो मेथड है, रात को सपनों में प्लान बनाता हूँ और सपने में विचार आते हैं, उन विचारों को दूसरे दिन जाकर के खेतों में प्रयोग करता हूँ। तो वो जो सपने रात को आते हैं, खुली आंखों से या बंद आंखों से? अब देखो खुली आंखों में भी पिक्चर चलती रहती है, बंद आंखों में भी पिक्चर चलती रहती है। पिक्चर क्या चलती है? बस मेरे को पेड़ पौधों पर क्या करना है, और कोई पिक्चर नहीं है। अपना जीवन का लक्ष्य एक ही है कि पेड़ पौधों के बारे में हम क्या नया कर सकते हैं, क्या। अभी तक क्या किया आपने, जब से जैविक यात्रा शुरू की आज तक आपने क्या किया? आज तक देखो हम लोगों ने जैविक खेती में स्टार्ट किया था, तब गोबर केचुआ खाद से शुरुआत की थी हमने। हमारे लिए माई बाप वहीं से शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे रिसर्च करते 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 आज हम लोग इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि गोबर के भी वर्जन को हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है। जीवामृत भी हम लोग बना रहे हैं, उस अलग विधि चेंज कर दी है, और बैक्टीरिया को पनपाने के लिए अलग विधि चेंज कर दी है जिसमें गोबर का कोई प्रयोग नहीं है। खास करके कीट पतंगों के लिए हम बाजार पर आधारित थे पहले, जैसे थ्रिप्स हो गई, माइट हो गई, वाइट फ्लाई हो गई, मिलीबग हो गई, रस चूसने वाले एफिड हो गया, जैसिड हो गया, इन सब के ऊपर। और आप लोगों को ये बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जल्दी हम लोग एक ऐसा मेथड लेके आएंगे कि जिसके लिए किसान को हेवी पेस्टिसाइड करना पड़ता है, उन सब पर हम लोगों ने कमांड कर ली है। और आने वाले टाइम में छाती ठोक करके बोलेंगे कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अभी जो ज़रूरत है जैविक में, वर्तमान में अपन देखें तो ज़मीन से शुरू करने की ज़रूरत है या पेड़ पौधों की मतलब सुरक्षा करने की ज़रूरत? नहीं, ज़मीन तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। ज़मीन देखो, अच्छा, जैविक में पहले सीढ़ी ज़मीन ही है? ज़मीन भाई आपका बेस वही है। ज़मीन तो आपको, ज़मीन का तो हेल्दी आपको करना ही होगा। जब तक आपकी ज़मीन आवाज़ें देने नहीं लग जाएगी और जो ज़मीन के राजा हैं वो जागृत नहीं हो जाएंगे। ज़मीन आवाज़ कैसे देगी? ज़मीन के राजा कौन है? ज़मीन के राजा वो सूक्ष्म जीव है जो अपने आप आपकी ज़मीन के अंदर ऊपर उठ के आएंगे। वो आज नहीं है। आज आपकी खेतों की जो ज़मीन है वो इतनी हार्ड हो चुकी है, पानी भी नहीं पीती है वो। और एक दिन आपके तीसरे साल बिना केचुआ खाद आपके खेत में डाले हुए, बिना केचुआ का आप बाहर से केचुआ लाके प्रवेश मत करवाइए। और तीसरे साल आपके पैर रखते हुए भी आपको ये तकलीफ होगी कि यार कहीं केचुआ तो नहीं मर रहा है। केचुए अपने आप विकसित हो जाएंगे? 101 जमीन में है। अच्छा, ज़मीन में है। आप ये देखिए, क्या बीज खत्म हो सकता है? नहीं होता। इस भूमि के अंदर वो क्षमता है कि आप अभी आपने जैसे मेथी का बीज है या पालक का बीज है, आप करिए, जब उसका सीजन आएगा तभी वो जर्मिनेट होगा, और उसको ज़मीन में डाल करके छोड़ दीजिए। साल भर उसमें बारिश का पानी पड़ेगा, आप खेतों में पानी देंगे, सब्जी देंगे, एक भी वो चीज़ नहीं उगेगी। जैसे ही सीज़न आएगा वो अपने आप जर्मिनेट होगा। इसी तरीके से उनके अंडे, अगर केचुआ कहीं मर गया है या उनके कोई जीवाश्म खत्म हो गए, जीवाणु खत्म हो गए, ज़मीन में नीचे चले गए, वो काफ़ी नीचे चले गए, जिस दिन उनको सूटेबल समय आएगा उस दिन वो सब बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करें कि केचुए ऊपर आ जाएं? उसके लिए आपको पूरा जैविक विधि से खेती करनी है। क्या होगी वो विधि? सबसे पहले आप अपने खेत के अंदर हरी खाद से शुरुआत करें। डेचा है, सनई है, तिल है, इन सब का आप खेत में रोटेट करें। वहाँ से आपकी ज़मीन धीरे धीरे उठाव चालू होगी। गोबर की खाद है, आपके पास पशु है तो गोबर की खाद को एक ढेर ना बनाएं। अगर आप पानी दे रहे हैं तो पानी के साथ में डेली उसको चलाते रहें। अभी हमने देखो गोबर के ऊपर शोध किया कि हम लोग जब जीवामृत बना रहे थे गोबर से, तो गाय का गोबर हम ले रहे थे। गाय के गोबर के साथ में जो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे को जो
खेती में सूटेबल है वो आ रहे थे। लेकिन एक दिन मैं बैठा था गर्मियों में, वहाँ पर मक्खियाँ बहुत बैठी थी गाय के ऊपर। मक्खियाँ जब गोबर पर बैठ रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया, मैं कहा यार इसके साथ में, अच्छे के साथ में बुरे बैक्टीरिया भी ग्रो हो रहे हैं इसके अंदर, बुरी फंगस भी ग्रो हो रही है, और इसका कोई पैमाना नहीं है। हम इसका पैमाना ये देखते हैं कि खेती के अंदर जो डालते हैं रिजल्ट आता है तो हम डालते हैं अच्छा है, तो इसको और शुद्ध कैसे किया जाए। हमने उसके ऊपर जब काम किया, गाय का ताज़ा गोबर, जैसे अभी गाय ने गोबर दिया, वेट किया गाय गोबर कर रही है, लिया तुरंत पैक किया, डाल दिया, उसको एयर टाइट करके छोड़ दिया, उसके बेहतरीन रिजल्ट आए। तब हमें लगा कि गाय के गोबर के साथ में, अच्छे के साथ में बुरा भी जा रहा है। ये जो आप हरी खाद बताई, सिर्फ ये डालने से ज़मीन सुधर जाएगी? नहीं, ये आप निरंतर साल में एक बार, जब भी आपको मौका मिले आपको करना चाहिए। करना एक दिन में ये सारे काम होने वाले नहीं है। सृष्टि को बिगाड़ने में आपको सालों लग गए तो उसको सुधारने में भी टाइम लगेगा आपको। हरी खाद के साथ में आपने जीवामृत चलाना है, गोबर की खाद को चलाना है, ताज़ा गोबर को चलाना है, फिर दूसरे बैक्टीरिया को प्रवेश करवाना है। नहीं, लेकिन चलो ये तो ज़मीन तो सुधार ली उसने, बीज भी उग गया। अब उगने के बाद में किसान को डर ये रहता है कि मेरी पैदावार गिर जाएगी। अगर मैं जैविक डाल लूँ, नहीं डालूंगा केमिकल, तो ये जो पैदावार है मेरी नहीं होगी, मुझे नुकसान हो जाएगा पैदावार का भी। जैसे गेहूं की फसल है एक उदाहरण के तौर पे, और जब क्रांतिक अवस्थाएं आती है उसमें दाना पड़ना वगैरह, बालियाँ वगैरह, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जो 46% उसमें डालते हैं वो यूरिया है, उसी से पूर्ति होती है। तो ऐसा जैविक में क्या डालेगा किसान? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 46% नाइट्रोजन हम लोग डालते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने 46% जो नाइट्रोजन डाला है पौधे, गेहूं की, मैं आपको प्रारंभिक अवस्था से चलता हूँ, किसान डीएपी डालता है। हाँ, खेत की तैयारी में लेता है, डीएपी डालता है, उसको जड़ों के अंदर नीचे डाल दिया। पहले पानी के साथ में हमारे एरिया के अंदर किसान क्या करता है, 30 किलो बीघे की, 25 से 30 किलो बीघे की, जब गेहूं की फसल आपकी 20 से 25 दिन की है, जब उसकी रूट इतनी सी है, उस समय 30 किलो बीघे की यूरिया डालता है हमारे यहाँ। अब 30 किलो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन है। 46% नाइट्रोजन का मतलब हो गया 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 12 1 13, 13.5 किलो नाइट्रोजन उस पौधे को मिलनी है, जो किसान के अकॉर्डिंग 30 किलो डाली, उसमें 13.5 किलो मिलनी है। 13.5 किलो के अंदर किसान क्या करता है, खेत में रात को पानी मिलता है, लाइटें रात को आती है या दिन में भी आती है, तो किसान क्या करता है, पहले खेत में फेंक देता है उसको। पहले खेत में फेंक करके और घंटे 2 घंटे बाद में सभी क्यारों में फेंक के फ्री हो जाता है, फिर घंटे से पानी चलता है। कोई क्यारे में 1 घंटे बाद में चल रहा है पानी, किसी में 2 घंटे में, किसी में पूरी रात नाइट्रोजन वहीं पड़ी रहती है। जहां नाइट्रोजन गिरी है उस जगह इतना बड़ा यूरिया का दाना है, वो लास्ट में अवशेष सा दिखता है, कहीं पर दिखता है और कहीं पर नहीं दिखता है। नमी के साथ में यूरिया का दाना आते ही लीच करना स्टार्ट होगी और हवा में उड़ना स्टार्ट होगी। 13.5 किलो आपने डाली है, 13.5 किलो में से 6 किलो आपकी उड़ गई, 2-3 किलो लीच भी हुई है, तो पौधे को तो समान 3 किलो जड़ों के पास में नहीं मिला। 3 किलो जब समान अपने को नाइट्रोजन प्योर शुद्ध मात्रा में पौधों को नहीं मिली, तो हमारे को 30 किलो डालने की जरूरत क्या है? नहीं, वो तो छोटी अवस्था में, बड़ी अवस्था में जब फसल बड़ी हो जाती है तब डालते हैं। पौधे को मेन बेस है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पोटास ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। जैसे हमारी चौराहे के ऊपर एक ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, वो कहते हैं चल तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा। पोटास की मुख्य भूमिका ये भी रहती है सूक्ष्म पोषक तत्वों को बैलेंसिंग करना, साथ में फल फूल, जब अपना फल का आकार होता है उस समय पोटास की ज़्यादा विशेष आवश्यकता होती है। प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत रहती है, स्टेब्लिश के लिए, जड़ों के लिए, तने के लिए और बढ़वार के लिए, क्लोरोफिल के लिए। हमारे पास जैविक खेती के अंदर जीवामृत के माध्यम से हम लोग जो दे रहे हैं, उसमें गोबर में, जो गौमूत्र में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो भी काफ़ी हद तक काम करती है। दूसरा, जो हवा में नाइट्रोजन है, जो हमारे साइंटिस्टों ने ऐसे बैक्टीरिया को चयनित कर लिया है कि जो हवा से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को देते हैं। अब खेल आता है, यहाँ पर शुरू होता है खेल। हवा से नाइट्रोजन लेकर जो पौधे को देने वाले हैं, जैसे आपकी फसल है, आपकी गेहूँ है, उसके अंदर एजिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, 2-3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, इसमें भी 2-3 प्रकार के हैं। उनको आप मिलियंस की संख्या में गुणन करवाइए, और जब आप पानी दे रहे हैं,
इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती है। आप इनको, किसान क्या करता है, बाजार से एजिटोबैक्टर को लेके आता है और आज पानी देना है, आज ही शीशी खोलता है, घोलता है, गोबर के साथ में दे देता है। नहीं, सेना को लड़ाई करनी है तो सैनिकों को पहले से तैयार करके रखो, ताकि वो जाते ही अपना कार्य शुरू कर दें। और उनका जितना लाइफ है, क्योंकि हमारी उनकी लाइफ का सबसे बड़ा देन है कार्बन, जैविक कार्बन। हमारी ज़मीनों में जैविक कार्बन है नहीं, तो आपको उसके साथ में बैग भर के जिंदा रहने का सामान भेजना है, जो उनको खाने पीने की व्यवस्था बराबर करनी है, तो ही वो पौधे को नाइट्रोजन लेकर के देगा। ये व्यवस्था आपने कर दी, आपका 3 किलो में से 1.5 किलो का काम तो वो कर देगा। अब रही बात आपको 1.5 किलो की व्यवस्था करनी है, आप सरसों की खली का प्रयोग करिए। सरसों की खली से नाइट्रोजन का, सल्फर भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, आपको अन्य पोषक तत्व भी मिलेंगे। आप फोलियर स्प्रे से आप गौमूत्र का छिड़काव करें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपने अगर ये पहले पानी के साथ में ये चीज़ें चला दी, 1 बीघा के अंदर 200 लीटर का पानी का ये ड्रम चला दिया तैयार करके, क्योंकि हमने गुड़ भी डाला है, गुड़ के साथ में आपका ये सारा बेसन भी डाला है, प्रोटीन की मात्रा भी मिली है, जो बैक्टीरिया जिससे जिंदा होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने दे दी, तो 30 किलो जो नाइट्रोजन आपने डाली है, उससे ज़्यादा आपकी गेहूं की फसल स्वस्थ और हेल्दी लगेगी। दीमक का भी रोकथाम हो जाएगी इससे? दीमक का पार्ट अलग है। दीमक को आज तक अगर हमारी दवाइयाँ मार सकती, तो जब से हरित क्रांति आई है तब तक एल्ड्रीन के नाम से दवाई बिकी है, क्लोरो के नाम से दवाई बिकी है, हजारों कंपनियां दवाई, टनों में, मैट्रिक टनों में दवाई डाल दी, तो दीमक मरी क्यों नहीं? अगर हमारी दवाई में इतना दम होता तो दीमक को मार देते, आप वंश ही खत्म हो जाता। मतलब कारण क्या है कि वो मरी क्यों नहीं, यही हम जानना चाहते हैं। देखो, मनुष्य ना तो किसी को मार सकता, ना जीवन दे सकता, अपने बहम में जिंदा रह करके और कालर खड़ी करके घूम रहा है। आपको समझना होगा कौन से कीड़े की प्रभु ने क्या महत्व किसके लिए पैदा की है। क्या सिर्फ सृष्टि इंसानों की है? जीव जंतु सभी की है। नहीं, सभी की तो नहीं है। सभी को तो आप कैंची हथियार लेकर के मारने के लिए लग रहे हो, और आप में इतना दम है, आपकी दवाइयों में इतना दम है, तो मार दो। जो मित्र कीट भी मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सबको मार दो, फिर भी खत्म हो गए क्या? दीमक तो नहीं हो रही। मेरा दावा है पूरे खेत के अंदर आप 1-1 फीट क्लोरो चढ़ा दो और दीमक को मार दो, मैं ता जिंदगी गुलाम रहूंगा। कोई भी कंपनी मेरा चैलेंज स्वीकार करे, पूरी प्योर दवाई डाल दो खेत के अंदर और उस खेत के अंदर दीमक को खत्म कर दो, मैं उस कंपनी के साथ में, वो कहेगी वहां नौकरी करूंगा मैं उनके। तो दीमक को जो मारने की दवाई है, तो मतलब लूटने का काम है फिर? आपको दीमक एक सामाजिक प्राणी है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी शोध किया है, मेरे वीडियो भी काफ़ी डाले हुए हैं मेरे, और किसानों को बताया भी यार, काफ़ी किसानों ने इसके बाद में, कई लोग अपनी विचारधारा से उनको चीज़ों को कर रहे हैं। मैं जब जराना फार्म पर था तो मुझे पहला टास्क ये मिला था कि मेरे अनार फार्म के अंदर दीमक है, लेकिन आप जैविक करो, कुछ भी करो, मेरा पौधा नहीं मरना चाहिए। अगर एक पौधा मर गया तो आपका काम बंद कर देना। अब मेरे लिए केमिकल को दूर करना था और दीमक से हल निकालना था। और आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, मैं सोशल मीडिया का सिर्फ लाइव कर सकता हूँ और करता हूँ, बाकी मेरे को बनाना, एडिट करना और ये चीज़ें नहीं आती, और मैं सीखना भी नहीं चाहता। अगर मैं सीखना चाहता तो आज तक मेरा यूट्यूब चैनल पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता। दीमक का मैंने कहा यार, इस दीमक को कैसे करें कंट्रोल, क्या चाहिए इसको दीमक को। दीमक लाइन बना के आ रही है, जा रही है, कर रही है। हमने दीमक की बांबी को जेसीबीओं से ढूंढा। जब हमने दीमक को देखा, मेरे उसमें छत्ते पड़े हैं, मादा दीमक को निकाला, नर को निकाला। नर और मादा कितनी दूरी पर रहते हैं, सैनिक का रंग कैसा होता है, जो ऊपर जो खाना लेने के आते हैं उनका शरीर की बनावट कैसी होती है, इन सब पर हमने काम किया। कहाँ रहती है दीमक? दीमक 5-5, 6-6 फीट नीचे रहती है जमीन में। हाँ जी, जमीन में 5-5, 6-6 फीट, 8-8 फीट नीचे जमीन पे है दीमक। जी हाँ। और इनकी कॉलोनियाँ इतनी बड़ी कॉलोनी होती है कि इनके छत्ते होते हैं कम से कम भी 10-10, 15-15 किलो के। और मादा दीमक प्रति सेकंड अंडा देती है। प्रति सेकंड? प्रति सेकंड। और उसके चारों तरफ सफाई कर्मचारी, अंडे ले जाने वाले, उसको खाना खिलाने वाले 24 घंटे उसके इर्द गिर्द रहते हैं, दीमक के। और जो ऊपर बेचारे आते हैं, मेरे जैसे मजदूर लोग आते हैं, उनका काम है सिर्फ नीचे भोजन की सप्लाई करना। यहाँ से उठाया और नीचे जाकर के गोदाम में डालना। गोदाम के बाद में प्रोसेसिंग यूनिटें अलग है, वहाँ पर कच्चा माल आया उसको तैयार करना है, पका हुआ माल को अलग करना है, बच्चों को संभालना है, बच्चों को देना है, सब चीज़ें अलग। तो ये तो जो ऊपर तो वही मरते हैं जो सैनिक आते हैं फिर? वो सैनिक भी कहाँ मरते हैं, 4-5 मरते हैं, समाचार चला जाता है ऊपर खतरा है मत आओ।
5 दिन नहीं आते। आपकी दवाई तो 6 इंची तो काम कर रही है। अच्छा, वायरलेस से मैसेज हो जाता अब इनका संचार तंत्र इतना बड़ा है कि एक को ऊपर पता लगता है, 10 दिन दीमक नहीं आती है, किसान ये समझता है कि ये मेरी दीमक को मैंने मार दी, 10-15 दिन बाद में फिर दवाई डालता है। मरती नहीं है, दूर होती है। अच्छा, दूर होती है दवा से, वो उसका खतरा समझ के नहीं आ रही है, और जिस दिन मौका चलेगा वो पूरा का पूरा काम कर देगी अपना। तो आपने कैसे किया इसका नियंत्रण जैविक? उसको खाना चाहिए साहब। अच्छा, अब मैं यहाँ पर, आप 5 आदमी आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, भूखे, हम नाश्ता कर रहे हैं और कर रहे हैं, और जो बाहर पियोन बैठा है उसको हम खाने को नहीं दे रहे, तो वो जहाँ से किचन से लेके आएगा उसमें से चोरी करके खाएगा। आप और हम कैसे रोक लेंगे? अगर उसको खाने की व्यवस्था आप कर दो तो वो काय को आपका वो जो पौधे के तने को काटेगा, गिल्ले तने को काटेगा, जड़ों को काटेगा। और दीमक अकेला नहीं आता साहब। अच्छा, ये भी गलतफहमी है, दीमक से पहले नेमिटोड आता है। दीमक से पहले नेमिटोड आता है। अच्छा, फसल में पहले नेमिटोड अपना काम करेगा। नेमिटोड जड़ों को डैमेज करेगा, उसको खाने के लिए दीमक आएगी। रासायनिक से तो दीमक नहीं मरती, दवाओं से नहीं। तो आप जैविक से उसका कैसे नियंत्रण करते हैं? कुछ नहीं करना साहब, दीमक को खाना दे दीजिए, वो बेचारा खाना खाती रहेगी, तुम्हारे को नुकसान नहीं करेगी। और ये करके देख लीजिए, फिर अगर किसी की फसल में खराबी होती है तो आ जाइए हमारे पास। खाना क्या है उसका? खाना लकड़ी का बुरादा, सूखा बुरादा, गाय का उपला थोड़ा सा खड्डा करके उसको डाल करके और उपले को भिगो करके रख दीजिए, पूरी दीमक आपकी खेतों की अब लोगों में ये भ्रांति है, यार वो रख देंगे तो दीमक ही दीमक। अरे दीमक तो आपके खेत में ऑलरेडी है। तो दीमक जो है, आपका कहने का मतलब ये है कि जो जड़ें हैं और जब तक वो गीली हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाती? आएगी सूखा लेने के लिए, अब उसको कहीं नहीं मिलेगी तो फिर वो गीले को भी उड़ाएगी, क्योंकि उसके नीचे दबाव इतना है कि उसको सप्लाई चेन में ले जाके डालना है। नीचे जनता बैठी है, भूखी मर रही है, और वहाँ खाना उनको देना ही देना है। उनका काम एक है, जो मजदूर आते हैं 24 घंटे उनका काम एक ही काम है, सप्लाई चेन को कंटिन्यू चलाओ। तो वो तो जैसे आपने बताया, सूखी लकड़ी, बुरादा वगैरह जो भी है डालेंगे तो उनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। उसमें कोई आपने ऐसा हार्मोन डाल दिया गया जो प्रति सेकंड अंडा देने वाली मादा दो कर देगी। वो तो एक देना ही देना, उसने तो एक दो, वो तो देगी, वो एक ही तो देगी, दो थोड़ी देगी। वो तो संख्या बढ़ी हुई है, हमें दिख नहीं रही है, संख्या तो बढ़ी हुई है उनकी। जैसे दीमक को आपने बताया कि वो इतना नीचे रहती है, सैनिक है, पूरी कॉलोनी होती है, सब बता दिया। लेकिन जो पौधे से जो भोजन, जैसे हमने अभी बात की कि वो गीले पौधे से जो जड़ें होती हैं उसकी जिनमें नमी रहती है, उनसे लेती है, सूखे से लेती है? नहीं, भोजन तो उनका सूखा पौधे का स्ट्रक्चर ही है, लेकिन जब मजबूरी में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसको वो डैमेज करके ले जाती है, फिर अपनी वहाँ बस्ती में ले जा करके उसको खाने लायक तैयार। आप अभी बता रहे थे कि दीमक से पहले का काम निमेटोड का होता है। देखो क्या होता है कि प्रकृति ने हर चीज़ के लिए अलग अलग रास्ते बना रखे हैं। नेमिटोड आता है, वो जड़ों की अंदर स्थापित होकर के पूरा भोजन ले लेता है। गांठे, जब पौधे की स्ट्रक्चर को, रूट को जब सप्लाई चेन बंद हो जाती है तो वो सूखने लग जाती है, और जैसे ही उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो दीमक वहाँ उस पर लगती है। ऊपर से तो पौधे के नेमिटोड ने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ साथ में फिर दीमक ने अपना काम चालू कर दिया। तो जल्दी ही खेत के अंदर फिर आपको ये लगेगा कि ये सारी तैयारियाँ हो गई। तो किसान को, लगभग किसानों को ये सबको पता है कि मैं कौन सी फसल बीज रहा हूँ, उसमें नेमिटोड कौन सी में आएगा, कौन सी में दीमक आएगी, सबको पता है। बस इसका प्रबंधन कैसे घुमा के प्रबंधन करना है। नहीं, प्रबंधन के लिए ऐसी कोई चीज़ अभी जैसे जैविक में कोई बनाई हो आपने, या ऐसा कोई फार्मूला तैयार किया हो जिससे कंट्रोल हो जाए? खत्म तो नहीं हो गया? आप बता। कंट्रोल का तो बताया ना, उनको भोजन दे तो वो काहे को परेशान करेगी आपको। भोजन के अलावा कोई दूसरा साधन हो? नहीं, कोई साधन डालने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ का कोई अनावश्यक आपको कोई दवाई डाल करके, कोई और ला करके टोना टोटका करवाना, कोई और करना, या फिर जैसे निमेटोड को रोक दें अपन? नहीं, नेमिटोड तो आएगा, वो फर्स्ट स्टेज है। नेमिटोड कई जगह नहीं आता, दीमक आ जाती है, तो ये दोनों पैरेलल साथ चलते हैं। तो नेमिटोड तो जिन फसलों के अंदर आना होता है, जैसे गोभी में नहीं आता, आपकी मिर्च में आ गया, बैंगन में आ गया, टमाटर में आ गया, इन चीज़ों में आ गया। तो एक तो फसल चक्कर आप रखो वहाँ पर, और दूसरा अभी नेमिटोड पर कुछ हमारा काम चल रहा है, बाकी शेष है। तो अगली कड़ी में जब हम आएंगे तो नेमिटोड पर भी चर्चा करेंगे, नेमिटोड के बारे में बताएंगे कैसे नियंत्रण करें, इसके ऊपर सारी चीज़ें बताएंगे। अभी तो आपने ये बताया है कि जो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको किसान जो है हरी खाद वगैरह उससे डाल के कंट्रोल रखे जी, और उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाए जी। और जब उसमें अपने आप 2 या 3 साल बाद में केंचुए जब विकसित हो जाएं तब उसको माने कि वो जैविक भूमि बन गई है। जैविक बनना स्टार्ट हो गई है।
और उसके साथ साथ में आपकी मिट्टी की जांच जब आपके पास में है तो कौन कौन से पोषक तत्व नहीं है उनका आप जैविक तरीके से प्रबंधन करें। अच्छा, ये जो बाज़ार में जिंक मिलता है, बोरोन मिलता है, कैल्शियम वगैरह जो भी जो 16 पोषक तत्व हैं, तो वो भी मतलब केमिकल में ही आते हैं कैसे, या उनका उपयोग कर सकते हैं? देखो मैं बताऊं बात आपको, पहले साल कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि मैं 1-2 साल में जैविक खेती कर रहा हूँ, मेरे जैविक प्रोडक्ट है, उसको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। उसको पहले दिन से अपना उत्पादन कम नहीं होना चाहिए और ज़मीन को तैयार करना चाहिए। अब आप जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम जिप्सम भी डाल सकते हैं हम लोग, रॉक फास्फेट डालते हैं, जिप्सम डालते हैं, उनसे भी कैल्शियम की मात्रा आती है। लेकिन कई सब्जी वर्गीय फसलें ऐसी है जिनको हाई लेवल मात्रा में चाहिए। अब आपने डाला है, उससे पूर्ति हुई कि नहीं हुई, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो नेचुरल तरीके से हम लोग जो कैल्शियम का सोर्स है चूना है वो भी डालते हैं। लेकिन अभी हमने बाज़ार के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अंडे का छिलका आता है, अंडे का छिलका है वो पौधा ऐसे तो खाएगा नहीं, तो उसको लेकर के हमने नींबू के रस के साथ में प्रयोग किया तो वो उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर उसको जब पौधों में हमने दिया तो उसका काफ़ी बेहतरीन। तो ये आपने जैसे अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अपने फॉर्मुलेशन तैयार किए होंगे। बिल्कुल। खैर चलो, ये तो हम एक एक फॉर्मुलेशन को लेकर अगली बार बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे कोई भी आम उपभोक्ता जब सब्जी मंडी में जाता है या कोई भी अपने खाद्यान्न की वस्तुएं खरीदने जाता है या फल खरीदने जाता है, तो मोटी मोटी क्या बातें ध्यान रखें? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, साफ़ सुथरा फल चाहिए। सेब लेंगे, बिल्कुल उसकी स्किन के ऊपर कहीं दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ स्किन के ऊपर दाग नहीं है, तो आप ये निश्चित मानिए कि उसके ऊपर जिस किसान ने उस सेब को पैदा किया है, सुपर सेब बनाया है, उसने उसके ऊपर इतने ही फंगीसाइड के प्रयोग किए हैं जितने आपकी कल्पना से बाहर के। और जो किसान का प्रोडक्शन के ऊपर कहीं दाग है, धब्बे हैं, तो ये मान करके चलिए कि उसने बहुत काफ़ी बचाव किया, फिर भी ये दिक्कत आ गई। छिलके से ज़्यादा जो अंदर का है आपका, वो अगर स्वस्थ है तो ऊपर केमिकल का प्रभाव नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को आपको खरीदनी चाहिए। नहीं, उसकी कोई थोड़ी सी पहचान, जैसे कोई सब्जी हो उसमें क्या ध्यान रखे, मोटे मोटे रूप में, फल के में क्या ध्यान रखे? सब्जियों में तो मैंने आपको बताया, सब्जियों में छोटा मोटा, अब आजकल लोगों में यह है कि वो कीड़ा नहीं लगना चाहिए, इल्ली नहीं लगनी चाहिए, अनाज में तो इल्ली नहीं लगनी चाहिए। घर में अगर एक इल्ली आ गई किसी के गेहूं की बोरी के अंदर तो वापस देने चले जाएंगे। अरे भाई, इस आदमी ने इल्ली तभी लगी है जब इसने कोई दवाई नहीं डाली है, किसी तरीके से नहीं कर रखा है, देसी तरीके से कर रहे। अगर उसमें वो जहर डाल करके आपको दे देता तो इल्ली क्या कुछ भी नहीं आती। तो इसी तरीके से सब्जियों के अंदर भी आपको अगर थोड़ा बहुत दाग धब्बे लगे हुए हैं तो कुछ हद तक ये है कि इसने पेस्टिसाइड कम। या कोई ऐसा कोई परीक्षण का तरीका नहीं है जहाँ से बिक्री हो रहा हो वहाँ लैब रिपोर्ट देख के खरीद ले? नहीं, लैब रिपोर्ट लेकर के ये बहुत जटिल प्रक्रिया हम लोग करवाते हैं लैब के अंदर। जैसे हमारे स्टोर के अंदर हम लोग आलू साल भर का कोल्ड स्टोर में लगाते हैं, तो हम पहले आलू की टेस्टिंग करवाते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका अपना स्टोर है और आप कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है तो उसकी आप पहले 2-3 बार जाँच करवाते हैं। तो दूसरे जो स्टोर वाले हैं जो जैविक के नाम पे चला रहे हैं चारों तरफ, तो क्या उनको भी रिपोर्ट रखनी चाहिए कि जो आम उपभोक्ता जाए तो देख सकें और फिर संतुष्टि हो जाए तब खरीद सके? आप कितने दिन तक धूपल में काम कर सकते हैं? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये तो चल ही रहा है, चल रहा है, जब तक चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, अभी हम लोग वेजिटेबल के अंदर 70 से 80% तक हम लोग पहुंच पाए हैं। मैं अपनी बात को स्वीकार कर रहा हूं कि 70 से 80% तक वेजिटेबल को, कुछ वेजिटेबल को हम 100% तक पहुंच गए हैं, जिसको हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारी ये शुद्ध है, करेला हमारा शुद्ध है, भिंडी शुद्ध है, ये चीज़ें हमारी शुद्ध है, हो गई है। और कुछ चीज़ें हम नहीं पैदा कर रहे हैं, दूसरी जगह से किसानों से मंगा रहे हैं, वहाँ गलतियाँ हो रही है, उनको सुधार करवा रहे हैं, समय लग रहा है। एक तो 100% बुरा है, एक 70% सही आ गया, तो हम तो उसमें भी अपनी जीत नहीं आपके यहाँ गुड़ भी आता है, दालें भी आती है, चावल, सब टेस्टिंग करवा रहे हैं, सबके टेस्ट आप करवाते हो? करवा रहे हैं। मेरा उपभोक्ता आज तक मुझसे टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं मांगी। नहीं, आपको डिस्प्ले करके रखनी चाहिए और ये इससे आम उपभोक्ता ही जागरूक होगा, मेरा कहने का यही तात्पर्य है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हम लोग जो हमारा गांधी पथ पर जो स्टोर बनाया है गुरु ऑर्गेनिक स्टोर के नाम से, उसमें ग्रेन्स के ऊपर, दालों के ऊपर, ग्रोसरी के सामान पर लगभग हमने लैब टेस्टिंग रिपोर्ट वहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। और अभी बेटे की शादी में आपको मैंने बताया था कि हिंदुस्तान की पहली लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ में कैटरिंग लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग।
तो देखो किसान है, किसान का काम किया है और किसानी के काम को उस प्रकाष्ठा पर लेके जाएंगे। हम चले जाएंगे लेकिन दुनिया याद करेगी किसी आदमी ने कोई काम किया था ऑर्गेनिक के क्षेत्र में। ऑर्गेनिक के क्षेत्र में 14 साल लगाए। भगवान राम का 14 साल में वनवास खत्म हो गया, तो इस दिवाली पर मेरे भी 14 साल पूरे हो रहे हैं जैविक खेती में। तो आपका भी 14 सालों का जो जैविक का वनवास है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, हो गया खत्म लगभग। क्योंकि आप देखिए कि 10 साल तो मेरे को फील्ड पर काम करते हो गया, 8-10 साल तो, और उससे पहले मैंने रूफटॉप फार्मिंग का कॉन्सेप्ट किया था, और उससे पहले मैंने मेरी 2 साल तो मेरी छत के ऊपर मैं पागल होकर के लगा था। एक ककड़ी लगी थी, एक खीरा लगा था, तो उसको जा करके देखता था। एक खीरे की मैंने पार्टी करी थी कम से कम 20-50 लोगों को बुला करके पार्टी करी मेरी छत में। एक महत्वपूर्ण बात, आपने जैविक मतलब पूरे राजस्थान में एक यात्रा की, उसमें कितने किसान जैविक खेती की तरफ प्रेरित हुए? काफ़ी लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे थे, भ्रांतियां थी वो दूर करी। कुछ मेरे मन में था प्रश्न, उनको जानने से मुझे पता लगा कि यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर ये दिक्कत है। तो वो कितने किसान जुड़ गए आपसे अब? काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं मेरे से। अभी जैसे अमेरिका से भी आपकी जैविक की बात हुई, तो जो अमेरिका ने कहा है, वहाँ के जो वैज्ञानिक आए हैं उन्होंने कि आप यहाँ जैविक में क्या क्या उनके निर्देश रहे आपको, और यही आप करिए, ऐसा कुछ उनके निर्देश मिले और आप क्या करने वाले हैं उसमें? देखो, मैं सबसे पहले तो एक टीम तैयार करने वाला हूँ। अमेरिका हो चाहे भारत हो, मैं आह्वान कर रहा हूँ आपके इसके माध्यम से, बेरोजगारी है नहीं, बेरोजगार हम खुद बन रहे हैं, और डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आदमी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर की डिग्री लेकर के डॉक्टर बन गया एग्रीकल्चर का, नहीं। डिग्री लेने के बाद में भी उस आदमी के पास ज्ञान नहीं है, और कई ऐसे आदमी हैं जिन्होंने डिग्री नाम का एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता, और उनके पास ऊपर वालों ने अपनी मेहनत के बदौलत उन्होंने वो ज्ञान हासिल कर लिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे 20-25 लोगों का भी हम लोग गुरुकुल स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, गुरुकुल कहाँ होगा? ये हमारा उसी फार्म पर होगा। नहीं, उदयपुर वाटी के पास में पोंक गांव में जो हमारा गुरुकुल बना रहे हैं, वहाँ पर आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी जाएगी। और खुद बनाओ खुद खाओ, क्योंकि अगर कोई मान लो बाहर काम करने गया तो वहाँ आपको रोटी बना करके नहीं मिलेगी। जैविक खेती में आर्मी की जैसी ट्रेनिंग? बिल्कुल। वो जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर 100% समर्पित नहीं हो और आपके अंदर वो नहीं है, क्या किसान को उठ करके जल्दी खेत में नहीं जाना चाहिए? क्या किसान को टाइम के अंदर वो काम नहीं करना चाहिए जो आर्मी वाले करते हैं टाइम टू टाइम? हम तो सुनते थे कि चिड़ियों के मतलब जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। तो आजकल वो नहीं है ना, आजकल चिड़ियाँ रेस्ट करने जाती है तब आर्मी की जैसी ट्रेनिंग होगी, उसमें आप यही सिखाओगे उनको? बिल्कुल 100%। उसको खेत के अंदर किस तरीके से काम करना है। हमारे 3-4 फसलें होती हैं, हर फसल का उसको डॉक्टर बनाएंगे। 1 साल बाद में उसको सर्टिफिकेट देंगे, बाकायदा हमारा सर्टिफिकेट देंगे। वो अगर हमारी टीम का हिस्सा बनेगा तो हो सकता है उसको सौभाग्य मिले कहीं काम करने का, बाहर काम करने का। नहीं, बाहर अमेरिका का भी सर्टिफिकेट दिलाएंगे उसको? देखो, वो उसके भाग्य में है। हमारा ये कोई बॉन्ड नहीं है कि कोई आदमी अमेरिका जाएगा या कहीं जाएगा, लेकिन अगर उसके दम पर अपने आप को उसने साबित कर दिया तो हम क्या है, उसको अमेरिका भेजने वाले, वो खुद चला जाएगा। उसकी काबिलियत उसको ले जाएगी, काबिलियत लेके जाएगी। चलो भंवर जी, आप आज पॉडकास्ट में पधारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आगे भी हम कुछ और मुद्दे हैं जैविक खेती को लेकर के, जिन पे अगले जो एपिसोड है उसमें हम चर्चा करेंगे आपसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।